जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ये सीरीज शुरू किए हैं जीएस और जीए की, ठीक है। तो जीए और जीएस का जो सीरीज है 40 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आने हैं, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्लास जो है ये हमारा 2 टाइम पे होता है। एक वीडियो में सुबह 8 बजे अपलोड करता हूँ और दूसरा रात में 8 बजे। कभी थोड़े से आगे पीछे हो सकती है तो 8 से 9 बजे और 8 से 9 बजे रात में भी इसी तरह से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन डेली वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ। क्योंकि अभी सुबह वाला समय है, इसीलिए हम लोग जो है ये अभी तैयारी करेंगे सोशल साइंस, ठीक है। जो नए जुड़े उनको एक बार मैं बता देता हूँ कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ये मॉर्निंग के टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, और सोशल साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। पिछला क्लास जो है ये हिस्ट्री में हमने किया था प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और जो नाइट वाला क्लास होता है, ठीक है, ये नाइट वाला जो क्लास होता है, नाइट में हम लोग देखते हैं साइंस, और साइंस में हमारा चल रहा है बायो, ठीक है। और बायो में हमने अभी शुरू किया हुआ है पोषक पदार्थ एवं मानव रोग, ठीक है। तो हिस्ट्री में पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, प्राक इतिहास या आदि मानव का काल देख लिया था। और आज हम जिस चैप्टर को देखेंगे उस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो आप लोग सभी इस चैप्टर से परिचित हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये चैप्टर काफी हार्ड भी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है और प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इसको कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आप लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो जाए और एग्जाम में प्रश्न आए तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से करके जाएं। एक एक चैप्टर पे हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि हम दूसरे से बेहतर बने और सिलेक्शन सिर्फ हमारा ही हो, ठीक है। और मेरा वादा है कि मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि सिलेक्शन आपका ही होगा। तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक चीज मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी की जो लिपि प्राप्त हुई है या सिंधु घाटी में जो लिखे हुए प्रमाण हमारे पास हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल में जितने भी पुरातात्विक अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन हो, कपड़े हों या अन्य जो सामग्रियां प्राप्त हुई है, इसी के आधार पर इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पुनर्निर्माण का प्रयास किया है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति जो थे ये थे सर चार्ल्स मेसन। सर चार्ल्स मेसन 1826 में सिंध प्रांत में रेलवे लाइन निर्माण का कार्य कर रहे थे। उस समय में इन्होंने वहां के गांवों में देखा कि यहाँ सभी के घर जो है ये पक्की ईंटों से बने हुए थे। तो इन्होंने गांव वालों से बातचीत की तो इन्हें एक आश्चर्यजनक तथ्य ये पता चला, यहाँ के लोगों ने बताया कि गांव के सामने जो टीले हैं मिट्टी के, उनको ये खोदते हैं तो उसके अंदर से इन्हें ईंटें मिलती है और उसी को ला करके इन्होंने मकानों का निर्माण किया है। चार्ल्स मेसन को समझते ये देर नहीं लगी कि इसके अंदर जो है ये किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष छिपे होंगे। चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी ब्रिटिश सरकार को, लेकिन इस पर कोई कार्य शुरू नहीं हो सका। समय आता है 1905 का, जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर के आते हैं। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और पुरातत्व विभाग के पहले अध्यक्ष बने थे कनिंघम। इसको भी याद रखना है, ये नेम पूछता है कभी कभी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे कनिंघम, ठीक है। इसके बाद समय बीतता जाता है और समय आता है 1920 का। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनते हैं सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने आकर के जो मेसन की रिपोर्ट थी इस पर ध्यान दिया और राय बहादुर दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में खुदाई शुरू करवाई। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक शहर की खोज की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इस प्रकार अतीत के गर्भ में छिपी हुई एक अति उन्नत सभ्यता की जानकारी
प्राप्त होती है। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा के खोजकर्ता तो राय बहादुर दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखालदास बनर्जी, और इन्होंने खोज किया था 1921 और 1922 में, और इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का नाम भी याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं इनको किन किन लोगों ने खोजा है। ठीक है, तो प्रमुख स्थल और खोजकर्ता को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस साइड में है ट्रिक, ठीक है, और इस साइड में है उसको डिकोड किया हुआ है। इस साइड में कोड किया हुआ है, इस साइड में उसका डिकोड किया हुआ है। जैसे काली के बीबी बीके, ठीक है, याद रखना है इसको। काली के बीबी बीके, पापा ने दया किया तो मोहन ने रख लिया। चंदू गोपाल, रंग लो रंगनाथ राव से। 4-5 बार पढ़िएगा, इसको याद हो जाएगा। काली के बीबी बीके, तो काली से हो गया काली बंगा, बीबी बीके से हो गया बीबी लाल और बीके थौपर, यानी काली बंगा को खोजा था बीबी लाल और बीके थौपर ने। पापा ने दया किया, तो पापा से हो जाएगा आपका हड़प्पा और दया से हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, उसके बाद का सेंटेंस है तो मोहन ने रख लिया। यहाँ मोहन से हो गया मोहनजोदड़ो और रख से हो गया राखालदास बनर्जी। ठीक है, इसके बाद है चंदू गोपाल, तो चंदू से हो गया चन्हूदड़ो, खोजने वाले थे गोपाल मजुमदार। ठीक है, रंग लो रंगनाथ राव से, रंग से हो गया रंगपुर, लो से हो गया लोथल। रंग लो किससे, तो रंगनाथ राव से। तो रंगपुर और लोथल को खोजने वाले व्यक्ति जो थे ये थे रंगनाथ राव। ठीक है, समय कम है इसीलिए मैं बहुत इसको विस्तार से आपको नहीं बता रहा हूँ। इसको आप 3-4 बार अपने से पढ़िएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद हो जाएगा, जिंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल है ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक है, इस साइड में ट्रिक है और इस साइड में उसको मैंने डिकोड किया है। ठीक है, पहला ट्रिक है मांदर रंग की काली घघरा, सिंधु मोहन चंदू को कोट दो। 10 सूत का रवि है हड़प्पा, भोला सतलज रो पड़े। तो क्या हो गया कोड, मांदर रंग की काली घघरा, सिंधु मोहन चंदू को कोट दो, 10 सूत का रवि है हड़प्पा, भोला सतलज रो पड़े। अब इसको डिकोड करते हैं तो यहाँ पर जो है ये है मांदर, तो मांदर नदी का नाम है, और रंग से रंगपुर, तो रंगपुर है मांदर नदी के किनारे। क्लियर है, उसके बाद है काली, काली से हो जाएगा काली बंगा स्थल है, और घघरा, घघरा से घग्घर नदी। ठीक है, जो रेड से लिखे हुए हैं वो स्थल का नाम है और जो ब्लू से लिखा हुआ है वो नदी का नाम है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये पूछता है सिंधु मोहन चंदू, 3 स्थल है, सिंधु मोहन चंदू को कोट दो। ठीक है, तो इसमें सिंधु जो है ये नदी का नाम है, तो सिंधु नदी के किनारे 3 स्थल है, मोहन चंदू और कोट। तो मोहन से मोहनजोदड़ो, चंदू से चन्हूदड़ो और कोट से कोट दीजी। ठीक है, इसके बाद है 10 सूत का रवि है हड़प्पा, तो 10 से हो गया दास्त नदी, सूत से हो गया सूत कांगेडोर, तो सूत कांगेडोर जो है ये दास्त नदी के किनारे है, बहुत बार ये पूछा हुआ है परीक्षा में। ठीक है, रवि है हड़प्पा, तो रवि से रावी नदी और हड़प्पा, यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे है ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है भोला सतलज रो पड़े। ठीक है, तो भोला, तो भोला से हो जाएगा भोगवास और साबरमती नदी के तट पर स्थित है लोथल। इसको भी बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। तो लोथल जो है ये भोगवास और साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद रो पड़े, तो रो पड़े से होगा रोपड़, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है सतलज नदी के किनारे। ठीक है, तो भोला सतलज रो पड़े, तो सतलज नदी के किनारे है रोपड़। तो इस तरह से आपको महत्वपूर्ण नदियों के नाम और उसके किनारे कौन से शहर स्थित थे वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसको भी आप थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लेना है। इसके बाद आइए बात करते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या था। विस्तार क्षेत्र कहने का मतलब इस तरह से जब हम मैप बनाते हैं तो ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण,
इस साइड में पश्चिम और इस साइड में पूरब। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरवर्ती स्थल कौन था, कभी पूछ सकता है, कभी दक्षिणवर्ती स्थल पूछ सकता है, कभी पश्चिमी स्थल पूछ सकता है, कभी पूर्वी स्थल पूछता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ था। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र था ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में था। तो सिंधु सभ्यता जो थी ये एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। क्लियर है। इसके बाद है सिंधु सभ्यता के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इसके लिए ये कोड याद रखिएगा। कोड है उमा, पुआ, पशु, ददा। क्या है कोड? तो उमा, पुआ, पशु, ददा। ठीक है। तो उमा में आ जाइए। ऊ से उत्तर, माँ से हो जाएगा मांदा जिला। तो उत्तर में कौन था? मांदा था। ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। उत्तर में मांदा हो गया। इसके बाद पुआ, पू से हो गया पूरब। पूरब में था आलमगीरपुर। ठीक है। उसके बाद है पशु, प से हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम में कौन था? सूत कागेडोर। ठीक है। इसके बाद आइए ददा, तो द से हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण में था दायमाबाद। ठीक है। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ थे। तो उत्तरवर्ती सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल था मांदा जिला, ये अखनूर में पड़ता है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। इसके बाद सबसे पूर्वी स्थल जो था ये आलमगीरपुर, ये मेरठ में है जो उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसके बाद है पश्चिम में, तो पश्चिम में सूत कागेडोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। उसके बाद लास्ट स्थल जो है ये है दक्षिण में दायमाबाद, सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, ये अहमदनगर आज के महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस प्रकार हो गए सिंधु सभ्यता का विस्तार। कौन उत्तर में था, कौन दक्षिण में था, कौन पश्चिम में था, कौन पूरब में था। ठीक है। इसमें पूछ ले, मान लीजिए कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमोत्तर स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था। तो सबसे पश्चिमी स्थल देख लीजिए। तो पश्चिमी में उमा, पुआ, पशु, तो सूत कागेडोर था। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूरा नाम याद भी नहीं रहेगा तो नाम के अगले अक्षर से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिंधुवासी किन किन चीजों से परिचित थे। तो सिंधुवासी परिचित थे, इसके लिए आपको एक कोड याद रखना है। कोड है सोचता सीटी। क्या? सोचता सीटी। सो से हो जाएगा सोना, च से हो जाएगा चांदी, ता से हो जाएगा तांबा। तो हो गया सोचता। सीटी से हो जाएगा सीसा और टी से हो जाएगा टीना। तो ये याद रखना है, सिंधुवासी परिचित थे सोना, चांदी, तांबा, शीशा और टीना, यानी कि सोचता सीटी। अब आइए सिंधु सभ्यता किस काल की थी। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के काल और निर्माता के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो सिंधु सभ्यता के काल के बारे में मैं आपको बता दूं कि अलग अलग विद्वानों ने सिंधु सभ्यता का अलग अलग काल निर्धारित किया है, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग जो एक वैज्ञानिक पद्धति होती है जिसके आधार पर सिंधु सभ्यता का सबसे सटीक काल जो है ये 2350 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक की थी। अगर कुछ विद्यार्थियों को ईस्वी और ईस्वी पूर्व समझने में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको यह समझा दूंगा। ठीक है। अब आते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता। तो सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में भी कंफ्यूजन है, इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान इसके निर्माता मानते हैं द्रविड़ को। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का निर्माण जो है ये द्रविड़ों ने किया होगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद वैदिक युग पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता से पहले पाषाण युग चल रहा था, पाषाण युग के बाद ताम्र युग आया और ताम्र युग के बाद ये सभ्यता थी कांस्य युगीन। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कांसा किन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, तो ये बनाया जाता है तांबा प्लस टीन को। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। तांबा और टीन को मिला करके बनता है कांसा। ठीक है। अब चूंकि सिंधु सभ्यता के निर्माण के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान सहमत है कि सिंधु नदी की बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। ठीक है। और ये जो बाढ़ वाला मत है इसके समर्थक विद्वान जो हैं ये हैं मार्शल, मैके तथा एसआर राव। मार्शल, मैके और एसआर राव के अनुसार सिंधु नदी में आई बाढ़ के कारण ही इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो चलिए, लगभग 12 साढ़े 12 मिनट का वीडियो यहाँ पर हो गया है।
तो इसीलिए अब वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और इससे आगे की चीज़ों को हम लोग कल सुबह के 8 बजे वाले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।